बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखते ही देखते वो अंदर गुम हो गया। मैं फूलों के साथ हैरत से खड़ा देखता रह गया। तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा मुझे उधर ही हैरत ज़दा खड़े हो गए तो मैं एक लंबा सांस लेकर इसी शशोपंच में मुब्तला उस खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के फट बंद थे, जबकि मैंने खुद खुली खिड़की से उस साए को उधर कूदते देखा था। मैं उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया, लेकिन ऊपर लटक कर इसमें से झांकने की हिम्मत ना हो रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि अंदर देखूं या चुपचाप वापस अपने कमरे में चला जाऊं। अचानक मैंने अंदर देखने का फैसला कर लिया और लपक कर एक झंप लगाया और खिड़की के ऊपर बनी दीवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अंदर जाकर शीशों से देखने की कोशिश करने लगा। कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था, हल्की हल्की सी रोशनी थी। मैंने पूरे कमरे में जहां तक इन शीशों से नजर आता था देखा, लेकिन वो साया मुझे नजर न आया। और फिर मेरी नजर सामने दीवार के साथ पड़े बेड पर पड़ी। मैं चौंक सा गया। बेड पर मिस शाहाना के साथ कोई और था। वो दोनों आपस में कंबल के अंदर लेटे थे। मैं उस तरफ हैरानी से देख रहा था। अचानक इनमें से एक के सर से कंबल हटा और मुझे देखा। इसके देखते मुझे एक झटका सा लगा और मेरे हाथ खिड़की से छूट गए। मैं पेट के बल जमीन पर गिरा। मेरा जिस्म झंझला सा गया। मेरा दिमाग हैरत के शिकंजे में था, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला 100% वही साया था। मैंने जो कुछ अंदर देखा था, इसके बाद तो मेरी वहां से उठने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मैं आज भी बेसुध सा पड़ा रहा, जैसे कि जमीन ने मुझे अपने साथ चिपका लिया हो। सुबह की अजान हुई तो मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन सुबह 10 बजे मुझे उठा दिया गया, क्योंकि सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। मैंने मिस शाहाना की तरफ कई बार गौर से देखा, लेकिन वो बिल्कुल हशाश बशाश हर फिक्र से जैसे आजाद थी। मीटिंग और फिर कुछ फंक्शन अटेंड करते और रात के 10 बज के वापिस आकर खाना खाते मैं अपने कमरे में चला गया। आज फिर मैं उसी साए का इंतजार करना चाहता था, ताकि देख सकूं कि ये चक्कर क्या है। दिन भर का थका हुआ था। बेड पर लेटे ऊँघ आने लगी। जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होने लगी, पलकें बोझल हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने जोर लगाकर आंखें खोल दी। वो साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरी जुबान पे एकदम से आया ला हौल वला कुव्वत। इसे एक झटका सा लगा और वो अचानक मुड़कर भागा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं और बंद दरवाजे से पार हो गया। मैं उठकर हैरत से बेड पर बैठ गया। मैंने सोच लिया कि नसीर साहब से इस साए के बारे में बात करूंगा। मेरे जिस्म में इस साए को देखते ही सनसनी फैल जाती थी। इसके जाने के बाद भी दिमाग किसी भी सोच से खाली रहता था, लेकिन उस रात में इसके जाने के बाद इसका पीछा करने के बारे में सोचने लगा था, और इसलिए नसीर साहब को इत्मीनान में लेना बहुत ही जरूरी था। लेकिन जब मैंने नसीर साहब से इस बारे में बात की तो वो मुझे बेयकीनी से देखने लगे, जैसे इन्हें मेरी अक्ल पे यकीन ना रहा हो। फिर भी इन्होंने मेरी बात मुकम्मल सुनी और फिर अगली रात मेरे साथ इस साए को देखने के लिए तैयार बैठे थे कि वो साया मेरी खिड़की के सामने से गुजरता नजर आया। मैंने नसीर साहब को मुखातब करके, जो कि मेरी तरफ देख रहे थे, इस साए की तरफ मुतवज्जा किया और उठकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया। नसीर साहब भी मेरे पीछे आहिस्ता से उतरे। मेरा रुख उस साए की तरफ था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिस शाहाना की खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने नसीर साहब को इस तरफ इशारा करके साया दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी उंगली की सीध में उस तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। उस पार रोशनी कम ही थी, लेकिन इतना अंधेरा भी ना था कि वो साया इनको नजर ना आता। मेरे देखते ही देखते आज फिर साया खिड़की से लटक कर अंदर चला गया। मैंने नसीर साहब को इस खिड़की तक ले जाना चाहा, लेकिन इन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया और गैलरी से चलते हुए मिस शाहाना के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटा डाला। मिस शाहाना तीसरी दफा दरवाजा बजने पर आवाज देती आई और दरवाजा खोल दिया। नसीर साहब ने इससे पूछा, लेकिन इसने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वो हकीकत में इस साए से बेखबर है। मैं भी इसका मजबूत लहजा सुनकर हैरान रह गया। इसीलिए मैंने चुप साध ली, क्योंकि नसीर साहब को वो साया नजर नहीं आ पाया था और मिस शाहाना सिरे से ही मुकर गई थी। इसने किसी साए के बारे में जानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद 2 दिन तो इन बाप बेटी ने मुझे बुलाया तक नहीं।
और तीसरे दिन नसीर साहब एक मुअज़्ज़ज़ से शख्स को लेकर मेरे कमरे में आ गए। इन्होंने इस आदमी का तारुफ एक करीबी दोस्त की हैसियत से कराया और मेरा भी तारुफ करवा कर चले गए। वो आदमी मुझे पहले तो सियासत के दाव के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। इसकी मालूमात मेरे लिहाज से कंप्लीट मालूमात थी। मैं भी इससे घुल मिल गया और इन चंद दिनों में मुख्तलिफ फंक्शन में लोगों में घूम फिर कर जो मालूमात सियासत की ली थी वो इन सबको बताने लगा। बातों ही बातों में इसने अचानक कहा, नसीर साहब कह रहे थे कि तुम्हें इस कोठी में कोई साया नजर आता है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया, लेकिन क्योंकि ये गपशप एक दोस्ताना माहौल में हो रही थी इसलिए मैंने पहली रात से जो साया मुझे नजर आया था उस रात से लेकर आज रात के साये के मिशाहाना के कमरे में खिड़की से दाखिल होने तक बताया। वो इसी तरह गपशप लगाते उठ गए। उसी रात मैंने इस तरफ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ तैयार किया। पहले तो वो डरता रहा कि नसीर साहब को पता चला तो वो नौकरी से फारिग कर देंगे। आखिर मेरे इत्मीनान दिलाने पर वो तैयार हो गया, क्योंकि वो मुझे इस कोठी में एक मेहमान खुसूसी के तौर पर जानता था। और रात के 1 बजते ही वो साया कोठी की बड़ी दीवार से बरामद हुआ। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास ही बैठा था। इसे देखते ही अलर्ट हो गया और सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया। वो मेरे साथ ही इस कोठी से निकला और हम आगे पीछे इस साये के ताक़ब में चल दिए। सर वो साया किधर है? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते मैं ठिठक कर रुक गया। साया तो हमारे सामने ही नाक की सीध में ऐसे जा रहा था जैसे कि कोई आदमी नींद में चल रहा हो। मैंने पलटकर गौर से इस गार्ड को देखा। मेरे अचानक यूं पलटकर देखने से वो परेशान हो गया और हैरानगी के आलम में बोला, वो सर जी साया मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उससे टॉर्च ली और एहतियात से 2 दफा जलाकर उस साये पर डाली। इस साये ने पलटकर देखा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ला हौल वला कुव्वत। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना ही था कि वो साया गायब हो गया। गार्ड भी नसीर साहब की तरह इस साये को देख ना पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है नसीर साहब जरा बड़ी उम्र के हैं तो इनकी नजर कुछ कमजोर होगी, लेकिन इस गार्ड को भी वो साया नजर ना आया तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने इस गार्ड को वापस इसकी ड्यूटी पर जाने का कहा और खुद अपने कमरे में जाकर इस सारे चक्कर के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। दूसरी शाम एक 3 पीस सूट वाला मेरी उम्र से कुछ बड़ा आदमी नसीर साहब के साथ नजर आया। नसीर साहब ने पहले इसका तारुफ करवाया। वो भी सियासत का एक चलता फिरता पुरजा था। फिर इन्होंने मेरा तारुफ करवाया तो इसने तनसिया लहजे में कहा, अच्छा तो ये हैं अली साहब। मुझे इसका लहजा बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन मैं चुप रहा। नसीर साहब ने भी इसकी तरफ घूर कर देखा तो वो नीचे देखने लगा। इसके बाद वो नया आने वाला आदमी मिस शाहाना के साथ नजर आने लगा। नसीर साहब और मिस शाहाना मुझे इग्नोर करने लगे। अब रात को वो साया मेरे इर्द गिर्द नजर आने लगा। मेरे अंदर डर बसेरा करने लगा। मेरा दिमाग मौफ होने लगा और वो नया आदमी आते जाते मुझ पर तंज के तीर बरसाने लगा। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने इसके साथ हाथापाई की। मुझे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। मेरा दिमाग बहुत ही गर्म था। मैं नसीर साहब के साथ अपने कमरे में बैठ तो गया, लेकिन मेरा दिमाग सुलग रहा था। मुझे पता चल गया था कि इस नए आदमी को मेरी जगह पर रख लिया गया है। शायद इसी साये वाले वाक़े पर मेरी ज़हनी सेहत पर शुबा किया जा रहा था। अचानक बैठे मैं उठ खड़ा हुआ और शोर मचाने लगा। जो कुछ हाथ में चढ़ा इधर उधर फेंकने लगा। उसी वक्त गार्ड आगे मुझे काबू करके बांध दिया गया। जाने कहां से अब डॉक्टर वारद हुआ और मुझे दाएं बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे नींद आ गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था। मेरी धुंधली आंखों के सामने वो साया खड़ा जैसे मुझ पर हंस रहा था। मुझे होश एक सलाखों वाले कमरे के अंदर आया। मैं फर्श पर बिछी चादर पर लेटा था। उस कमरे में अकेला था। मेरे हवास काम करने लगे। मुझे समझ आई कि वो पागल खाने का एक कमरा था। मैं अपना सर पीट कर रह गया। मैं उठा ही था कि वो साया सलाखों के साथ आ खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा। फिजा में अजीब सी सनसनाहट सी हो रही थी, जैसे कि वो कुछ बोल रहा हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो कह रहा था वो सिर्फ मेरी है।
اب مجھے پتا چلا کہ مس شاہانہ اتنی خوبصورت اور مالدار ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری کیوں تھی، کیونکہ اس کا عاشق ایک سایہ تھا جو کہ اس پر مکمل طور پر چھایا ہوا تھا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔